हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स का वन शॉट वीडियो। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 का वन शॉट में रिवाइज किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 2 को और कोशिश करेंगे एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा यूनिट नंबर 2 जो है उसको हम लोग रिवाइज करें। ये वीडियो उनके लिए अच्छा रहेगा जो डिटेल वीडियो ऑलरेडी देखे हैं, और अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। और अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले डिटेल वीडियो अच्छे से देख लो, सारा वीडियोस अपलोडेड है। उसके बाद समराइज्ड वीडियो देखोगे, वन शॉट वीडियो देखोगे तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। बट अगर एग्जाम्स आ चुका है, बिल्कुल भी तुम नहीं पढ़े हो, साल भर एक दो दिन है एग्जाम्स को, तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा बहुत डिटेल वीडियो थोड़ा वन शॉट वीडियो से कवर कर लेना। क्लियर है? तो ऊपर ऊपर से कवर करेंगे समराइज्ड वे में, थोड़ा समरी वे में ही पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था और एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा यूनिट को पढ़ाना है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को, यूनिट नंबर 2 एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर प्लान क्या होता है। तो बिजनेस प्लान का मतलब बेसिकली प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे, क्या गोल्स अचीव करेंगे, कैसे करेंगे, क्या रिसोर्सेज का जरूरत पड़ेगा, ये सब के बारे में सोचना इज बेसिकली कॉल्ड एज प्लानिंग। क्लियर है? देखना, इट इज द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय एंटरप्रेन्योर्स। इट रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग। बिजनेस का प्रॉपर प्लानिंग का जरूरत है। हेल्प्स इन डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। हमेशा प्लानिंग किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। इट इज थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोचना, कोई भी काम को करने से पहले सोचना इज बेसिकली कॉल्ड एज प्लानिंग। इट आंसर्स द वेरियस क्वेश्चंस लाइक व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है। ये सब जो क्वेश्चंस है इसका आंसर हमको मिलेगा थ्रू प्लानिंग। क्लियर? प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, एक मेंटल प्रोसेस, एक मेंटल एक्सरसाइज है। ये सोचने का काम है ना, तो इट इज अ मेंटल एंड अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का मतलब होता है समथिंग विच रिक्वायर्स हाई थिंकिंग। जो एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें सोचना पड़ता है, ऐसे को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। क्लियर है? नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट। तो मैनेजमेंट के अंदर जो पहला काम है वो होता है प्लानिंग। 5 फंक्शंस होता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसके अंदर जो पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी फंक्शन, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फंक्शंस एंड नो एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस कैन बी परफॉर्म विदाउट दिस फंक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है और कोई भी बाकी फंक्शन जो है इसके बिना परफॉर्म नहीं हो सकता। जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब परफॉर्म नहीं हो सकता इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग। क्लियर? नेक्स्ट, इट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का हमेशा गोल होता है कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होगा। हम जो प्लान बनाए हैं वो प्लान कैसे अचीव होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्या होता है, जैसे कि सोच लो इस साल हमको 1 करोड़ का सेल्स करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। इस साल मुझे सेमेस्टर में इतना मार्क्स लाना है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लान्स बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। राइट? नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये हर टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर को इसका जरूरत पड़ता है, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन, मैन हो या वीमेन, अर्बन हो या रूरल हो, कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस हो, कहीं पर भी हो, सबको जो है प्लानिंग का जरूरत पड़ेगा। इसलिए प्लानिंग को बोला गया है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह इसका रिक्वायर्ड है, हर जगह इसका जरूरत है। रिक्वायर्ड एट एवरी प्लेस, ऑल प्लेसेस में इसका जरूरत है, इसीलिए इसको बोला गया है परवेसिव। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ये एक मेंटल एबिलिटी है, ये एक सोचने का काम है। इट डिपेंड्स अपॉन द विजन, द क्रिएटिवनेस एंड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो कौन कितना अच्छा प्लानिंग कर सकता है, वो उसके विजन, उसके
एक्सपेरिमेंट्स उसके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो एक मेंटल प्रोसेस है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होता प्लानिंग। एक चीज का प्लान खत्म हुआ तो दूसरे चीज के बारे में हम प्लानिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है? इट इज अ रेगुलर एंड अ परमानेंट प्रोसेस। द प्लान कंटिन्यूसली नीड्स टू बी चेंज, प्लान को बार बार चेंज करना पड़ता है एज पर द चेंजिंग सिचुएशंस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो चेंजेस आ रहा है उस चेंजेस के वजह से हमको कई बार प्लान्स के अंदर भी चेंजेस करना पड़ता है, तो हमको कंटिन्यूसली प्लान को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, इसलिए प्लानिंग को बोला गया है कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज हो पाना चाहिए एज पर द चेंजिंग सिचुएशन। प्लान्स चेंज हो पाना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास हमारा जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, टेक्नोलॉजी है, कस्टमर है, ये सब कुछ बदलता रहता है, और ये सब बदलते एनवायरनमेंट के अंदर ये बहुत जरूरी है कि हम प्लान्स को भी चेंज कर सके। राइट? तो इसी को बोलते हैं प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, also called as dynamic। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको डायनामिक भी बोल सकते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट, प्लानिंग सिक्योर्स एफिशिएंसी, प्लानिंग इंश्योर करता है कि काम इफेक्टिवली हो और एफिशिएंटली हो। इफेक्टिवली का मतलब होता है काम कंप्लीट हो, एफिशिएंटली का मतलब होता है रिसोर्सेस को ठीक से यूज किया जाए, कोई भी रिसोर्सेस को वेस्ट ना किया जाए। राइट? तो मनी helps in reduction in wastage of men, women and material। ठीक है? मैन, मनी, मटेरियल, इस सबका वेस्टेज रिड्यूस होगा। नेक्स्ट, प्लानिंग हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, प्लानिंग हमको हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में। क्या चीज को प्रेडिक्ट करेंगे? फ्यूचर को। सब कुछ तो देखो प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, प्लानिंग के द्वारा हम काफी सारे चीजों को होने से पहले प्रेडिक्ट कर सकते। राइट? नेक्स्ट, planning has limitations, planning is also influenced by certain limitations on account of man, money, machines and material। अब हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं, कितना पैसा है, कितना मशीन्स है, कितना मटेरियल है, उसी के हिसाब से तो प्लानिंग करेंगे ना। तो प्लानिंग हमेशा जो है प्रभावित होता है इन सब फैक्टर्स के वजह से। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लानिंग इज रियलिस्टिक, प्लानिंग हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा प्लान बनाओ जो अचीवेबल हो। राइट? प्लान कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनरियलिस्टिक है, वो अचीव हो ही नहीं सकता, ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए। प्लान हमेशा ऐसा होना चाहिए जो अचीव हो सकता है, जो रियलिस्टिक है, जो अचीव हो सकता है, वैसा ही प्लान्स हमेशा होना चाहिए। क्लियर है ये? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, देखना, सबसे पहला अचीवमेंट ऑफ गोल्स, प्लानिंग हमेशा हेल्प करता है, गाइड करता है गोल्स को अचीव करने में। तो जो भी गोल्स हम लोग सेट किए हैं वो गोल्स प्लानिंग के द्वारा अचीव हो पाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, हेल्प्स टू मिनिमाइज अनसर्टेनिटीज, हम फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं तो इससे क्या होता है, फ्यूचर का रिस्क जो है वो थोड़ा रिड्यूस होता है, और फ्यूचर का रिस्क अगर रिड्यूस होगा तो उससे हमारा जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज है, जो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आ सकता है फ्यूचर में, वो थोड़ा रिड्यूस होगा, क्योंकि हम पहले से फ्यूचर के बारे में प्लान्स बनाए हैं, तो देर इज लेस चांसेस कि फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज आएगा। थोड़ा बहुत तो देखो अनसर्टेनिटीज आएगा ही, क्योंकि हम सब कुछ तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अनसर्टेनिटीज को हम रिड्यूस जरूर कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते लेकिन रिड्यूस जरूर कर सकते। राइट? इकोनॉमी इन ऑपरेशन, एफिशिएंसी, इकोनॉमी का मतलब बेसिकली एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे आएगा? रिडक्शन इन वेस्टेज एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्स। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लानिंग एलिमिनेट हापाजर्ड एक्शन, प्लानिंग जो है हेल्प करता है हमको गलत डिसीजंस ना लेने में। हापाजर्ड एक्शन, जो हापाजर्ड मतलब हड़बड़ी में ऐसा कोई डिसीजंस ले जो कि गलत साबित होगा। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो हापाजर्ड डिसीजंस जो है वो रिड्यूस होगा। हमारा जो गेस वर्क है, हमारा जो काम हिट एंड ट्रायल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मतलब काम को कर करके देखना क्या वर्क करेगा, ये सब रिड्यूस होगा,
और हम वो चीज इंप्लीमेंट करेंगे जो रियलिटी में काम करेगा। ठीक है, तो थ्रू प्रॉपर प्लानिंग हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है, जिससे टाइम पे एरर का चांसेस रिड्यूस होगा। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, ठीक से नहीं सोचेंगे फ्यूचर के बारे में, तो ऐसा हो सकता है कि हम जो चीज इंप्लीमेंट करेंगे वो वर्क ना करे। क्लियर? नेक्स्ट, प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है? हेल्प करता है कंट्रोलिंग करने में। हम प्लान बनाए कि 100 यूनिट्स बनाएंगे, अब एक्चुअल में 90 यूनिट्स बनाए, तो कंट्रोलिंग में क्या होता है? एक्चुअल को हम कंपेयर करते हैं, सॉरी प्लान्ड को हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ और देखते हैं कितना डेविएशंस हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ लिए, एफिशिएंसी है। प्लानिंग हेल्प करता है स्केयर रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने में। क्लियर? नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, यूज ऑफ लेटेस्ट एंड न्यू टेक्नोलॉजी हेल्प करता है हमको प्रोडक्शन को बेटर बनाने में, क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इंप्रूव करने में। ठीक है, टू हेल्प विद क्रिटिकल डिसीजंस, प्लानिंग हमको हेल्प करता है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में। क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन। ठीक है, टू अवॉइड मिस्टेक्स, प्लानिंग हेल्प करता है कि हम बड़ी गलतियां ना करें, है ना, जो हमारे मिस्टेक्स हैं वो रिड्यूस हो, कम हो, उसका इम्पैक्ट कम हो। राइट? नेक्स्ट, बिल्ड एन इंफॉर्मेशन पूल, डिटेल इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड, हम डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिससे हमारे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है, और जब बहुत सारा इंफॉर्मेशन आएगा तो हम ज़्यादा बेहतर डिसीजंस ले सकेंगे। तो डिसीजंस हम ले रहे हैं बेस्ड ऑन डेटा, और डेटा अगर अच्छा होगा, डिटेल डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, तो उन डेटा के बेसिस पे जो डिसीजंस हम लेंगे वो डिसीजन सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट, टू बेटर अंडरस्टैंड द कंपटीशन, हेल्प करता है हमको कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटर्स के बारे में समझने में। ठीक है, टू बेटर अंडरस्टैंड द कस्टमर, प्लानिंग हेल्प करता है कस्टमर का प्रेफरेंस जानना, कस्टमर का चॉइस जानने में, जिससे हम प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकेंगे, सर्विसेज को इंप्रूव कर सकेंगे और एडवर्टाइजमेंट का तरीका डिसाइड कर सकेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, टू एक्सेस टू फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी मतलब मार्केट का टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस को समझना और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करना। क्लियर? प्रॉपर प्लानिंग से हम इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकेंगे अपने बिजनेस के तरफ, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगाने के। क्लियर है? नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग का क्या लिमिटेशंस होगा? सबसे पहला, कॉस्टली होगा, क्योंकि ये एक मेंटल प्रोसेस है और इसमें बहुत सारा डेटा कलेक्शन होगा, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, और जो थोड़े छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जिनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, वो लोग प्लानिंग नहीं कर सके। क्लियर है? तो पहला लिमिटेशन है कॉस्टली है। सेकेंड, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जब जल्दी डिसीजंस लेना है तब हम प्लानिंग नहीं कर सकते, है ना, तो प्लानिंग जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और अगर हमको क्विक डिसीजंस लेना है देन वी हैव टू अवॉइड द प्लानिंग। क्लियर? नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, एम्प्लॉय का क्रिएटिवनेस कम हो जाता है। प्लानिंग में जो उसको बताया जाता है चुपचाप फॉलो करता है, इससे क्या होता है, उसका अपना क्रिएटिविटी जो है, अपना जो इनिशिएटिव है, उसका जो कुछ न्यू आइडियाज है वो सब वो बताता ही नहीं है, जो उसको बोला गया है वो सिर्फ उसको फॉलो करता रहता है। राइट? नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब होता है कोई नए चीज को एक्सेप्ट ना करना। ड्यू टू फेलियर ऑफ न्यू प्लान एंड हैबिट ऑफ वर्क इन सेट मेथड ऑफ एम्प्लॉय, दे आर रेजिस्ट टू अडॉप्ट द न्यू चेंजेस इन द इनिशियल स्टेज। तो पहले पहले ये देखा गया है कि जब हम कुछ चीज चेंज करने का कोशिश करते हैं तो एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं, एम्प्लॉय मना करते हैं, क्योंकि पुराने के हिसाब से वो सेट हो गए हैं, तो हम कुछ नया प्लान्स बना रहे हैं, कोई नया तरीका बना रहे हैं, तो देयर इज अ हाई चांसेस कि एम्प्लॉय उसको लिए मना करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इनएक्यूरेसी, हर चीज तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, फ्यूचर का क्या हर चीज हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कुछ चीजें तो अनप्रेडिक्टेबल रह जाएगा, इसीलिए प्लानिंग थोड़ा फ्यूचर के लिए अनप्रेडिक्टेबल होगा। राइट? नेक्स्ट, प्लानिंग इज इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स,
बहुत सारा चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हमारे प्लान्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक हो गया, गवर्नमेंट का पॉलिसी हो गया, ये सब चीज प्लान को अफेक्ट करेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है एग्जीक्यूटिव समरी रिपोर्ट। एग्जीक्यूटिव समरी रिपोर्ट बताएगा कि एक प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, है ना। क्या क्या डिटेल है उसके अंदर वो हम देखेंगे। जैसे कि हम बताएंगे सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के बारे में, कि जो ओनर है, जो बिजनेस स्टार्ट किया उसके बारे में थोड़ा डिटेल, बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल, बिजनेस के बारे में इकोनॉमिक वाइबिलिटी, अभी पढ़ेंगे इकोनॉमिक वाइबिलिटी क्या होता है, फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी और लास्ट में फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो कोई भी समरी रिपोर्ट के अंदर ये सारा चीज लिखा हुआ होना चाहिए। समरी रिपोर्ट का पर्पस क्या है? समरी रिपोर्ट पढ़ के ये पता चलता है कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस के बारे में हमको जानकारी मिलता है, और कोई पर्सन अगर इसमें पैसा लगाना चाहता है, कोई इन्वेस्टर बनना चाहता है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसको इस पे बिजनेस में पैसा लगाना है या फिर नहीं। राइट, देखना, इट एक्सप्लेन्स हाउ द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड, monitored and controlled. It may be in a summarized and detailed. Many plans and other planning documents are involved. जैसे कि क्या क्या रहता है? सबसे पहला, ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के बारे में एक डिटेल रहता है, जैसे कि उसका हिस्ट्री, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, क्या क्या कंपिटेंसी है, क्या क्या नॉलेज है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, कितना पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ये सब कुछ रहता है अबाउट द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसके बाद अबाउट द एंटरप्राइज, मतलब तुम्हारे बिजनेस के बारे में, कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, क्या रॉ मटेरियल्स है, बिजनेस का नाम क्या है, कौन सा बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी का क्या स्टेटस है, वो पार्टनरशिप है कि प्राइवेट कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, ये सब बताना। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक वाइबिलिटी। इकोनॉमिक वाइबिलिटी का मतलब होता है प्रोडक्ट जो है उसका क्वालिटी कैसा है, प्रोडक्ट का क्या नीड है मार्केट में, क्या जरूरत है ऐसे प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर, कितना रिक्वायरमेंट है, कौन इसके क्लाइंट है, कितना बड़ा मार्केट है इस प्रोडक्ट का, मार्केट साइज, ये सब समझना इज बेसिकली अबाउट द इकोनॉमिक वाइबिलिटी। फिर आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, क्या ये प्रोडक्ट बना पाना पॉसिबल है, इस पे कौन सा प्रोडक्शन प्रोसेस लगा है, प्रोडक्ट डिजाइन क्या है, कौन सा प्लांट एंड मशीनरीज चाहिए रहेगा, क्या टूल्स चाहिए, कौन से टाइप के लेबर चाहिए, क्या प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगा, ये समझना इज कॉल्ड एज टेक्निकल फिजिबिलिटी। राइट, के बाद आता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, जिसमें मनी के बारे में बताएगा, कितना फिक्स्ड कैपिटल लगेगा, कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा। फिक्स्ड कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्सपेंस के लिए कितना पैसा चाहिए इसमें। राइट, एक्सपेंशंस के लिए कितना पैसा चाहिए, परमानेंट वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, डे टू डे एक्सपेंस कितना होगा, बेसिकली मनी से रिलेटेड एवरीथिंग इस पे लिखा हुआ रहेगा। तो इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा? कोई भी पर्सन जो बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, ये रिपोर्ट पढ़ के उसको बिजनेस के बारे में जानकारी मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद आता है एक टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ मार्केट प्लानिंग। ये जो टॉपिक है ये प्लानिंग से सेम ही है, हम जो ऊपर अभी प्लानिंग पढ़े पिछले स्लाइड्स के अंदर, ये सेम ही है। तो मैं चाहूंगा कि ये तुम खुद से पढ़ो, सारा पॉइंट सेम है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स में वही सब पॉइंट है, प्राइमरी फंक्शन, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है, हर जगह जरूरत पड़ता है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार चेंज होता है, डायनामिक प्रोसेस है। तो ये सब हमें ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़ाया प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, वही सब मार्केट प्लानिंग के अंदर है। सिमिलरली एफिशिएंसी बढ़ाता है, फ्यूचर को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है, इसके भी लिमिटेशंस है और ये रियलिस्टिक है। राइट, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केट प्लानिंग, ये भी सेम ही है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर तुम्हारा प्लानिंग आए, बिजनेस प्लानिंग आए या मार्केट प्लानिंग आए, सब एक ही चीज है, लिमिटेशंस भी वही सारा कॉपी होगा। क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, फीचर्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया, लिमिटेशंस हो गया, ये सब सेम है। प्लानिंग पूछे, बिजनेस प्लानिंग पूछे, मार्केट प्लानिंग पूछे, ये सब के अंदर पॉइंट्स जो होंगे वो सेम ही होगा। क्लियर है?
नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस एंड बजटिंग। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम फ्यूचर को कैसे प्लान कर सकते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस। फाइनेंस यहाँ पे मतलब मनी, तो हम मनी को कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या पैसा फ्यूचर में आने वाला है, उस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्चा करना है। दिस इज ऑल बेसिकली कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना फ्यूचर को, और फाइनेंशियल का मतलब हो गया मनी। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बेसिकली मींस प्रेडिक्टिंग द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। फ्यूचर में कैसा फाइनेंशियल्स रहेगा, कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, कहाँ पैसा खर्चा होगा, पैसा कहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगा, बेसिकली सब कुछ प्लान बनाना रिलेटेड टू फाइनेंस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। ठीक है, देखना, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इज द प्रोसेस दैट हेल्प्स इन मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फाइनेंशियल रिसोर्सेस का मतलब हो गया मनी to achieve long term and short term goals. It is the process of setting goals, assessing current financial situation. हम गोल सेट करते हैं, अभी का फाइनेंशियल पोजीशन को जज करते हैं, क्रिएटिंग अ बजट, हम बजट बनाते हैं, मैनेजिंग द डेट्स, उधार को मैनेज करते हैं, पैसा सेविंग्स करने के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग एसेट्स। ठीक है, ये सब कुछ आता है अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ये सब कुछ कवर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। पहला, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस डॉक्यूमेंट्स द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करता है। ठीक है, सेकेंड, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल में होता है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, मतलब ये डिटेल प्लान होता है अबाउट द फाइनेंस। क्लियर है? नेक्स्ट, फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल्स पर्सनल एंड फैमिली फाइनेंशियल नीड्स। कहाँ कहाँ पे हमको पैसा का जरूरत पड़ने वाला है, कितना इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं, क्या सेविंग्स का प्लान है, क्या इन्वेस्टमेंट का प्लान है, ये सब कुछ कवर होता है अंडर फाइनेंशियल नीड्स। और नेक्स्ट आता है नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है बेसिकली हमारा कितना रुपए का, बेसिकली जैसे कैपिटल है उसको बोलते हैं नेटवर्थ। या तो हम कैपिटल बोल सकते हैं या फिर ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेट वर्थ। क्लियर? नेक्स्ट, गाइडेंस। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन हमको गाइड करता है फ्यूचर के बारे में और हेल्प करता है सही डिसीजंस लेने में। क्लियर है ये? नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। हम थोड़ा फटाफट पढ़ रहे हैं, दिस इज अ वन शॉट वीडियो। डिटेल वीडियो तो ऑलरेडी अपलोडेड है, तुम कर भी लिए होगे डिटेल वीडियो, ये तो समराइज्ड वे में हम लोग पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का क्या टाइप्स है? पहला स्ट्रेटेजिक, एक होता है स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि एक्सपेंशन, एक्विजिशन, कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड प्लानिंग करना। ठीक है, सेकेंड होता है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब डे टू डे नीड्स, शॉर्ट टर्म नीड्स के बारे में प्लान्स करना। ठीक है, नेक्स्ट, कैश फ्लो। कैश फ्लो इंश्योर करता है सफिशिएंट लिक्विडिटी। कैश फ्लो इंश्योर करता है कि हम अपने कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज कर रहे हैं, और जो लाइबिलिटीज आने वाला है कहीं हम कैश शॉर्टेज ना हो जाए, हमारे पास पेमेंट हम कर सकें, ये इंश्योर करता है कैश फ्लो प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या है हमारा? पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना, का कौन कौन से एसेट्स में पैसा लगाएंगे, हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं, ये सब कुछ कवर होता है अंडर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा है डेट मैनेज, उधार मैनेज करना। ठीक है, मैनेजिंग एंड रिड्यूसिंग द डेट, उधार को मैनेज करना, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लाना, रीफाइनेंस कराना, रीपेमेंट टाइमली करना, ये सब आता है अंडर डेट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट, अपने रिस्क को मैनेज करना बाय टेकिंग इंश्योरेंस, सफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट करना बाय टेकिंग प्रॉपर इंश्योरेंस कम्स अंडर रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करना, दैट इज कॉल्ड एज जनरेशन या सक्सेशन प्लानिंग। जैसे अनिल धीरूभाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी संभाले,
मुकेश अंबानी का अनंत अंबानी संभालेगा। तो ये हो गया सक्सेशन प्लानिंग, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास ऑन होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट भी बहुत जरूरी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिटायरमेंट को ठीक से प्लान करें, सफिशिएंट पैसा सेव करें, सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट करें, ताकि रिटायरमेंट में हमको कोई भी दिक्कत ना आए। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। ठीक है, ये बहुत इजी है, इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल प्रोजेक्शन पूरा पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंस बहुत इजी लगेगा। ठीक है, सबसे पहला गोल, ये हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को अपने गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, इंश्योर करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हम सफिशिएंट पैसा बचाएंगे तो कोई जॉब लॉस हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, तो जो पैसा हम जमा करके रखे होंगे वो पैसा काम में आएगा। क्लियर ये। नेक्स्ट डेट मैनेजमेंट, वेल्थ क्रिएशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, डेट मैनेजमेंट पढ़े, वेल्थ क्रिएशन एक पर्सन को पैसा सेव करने में और इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है, जिससे उसका संपत्ति बढ़ता है। ठीक है, रिटायरमेंट प्लानिंग ऑलरेडी पढ़े, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पढ़े, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिसोर्स एलोकेशन एंड एफिशिएंसी। It enables sufficient resource allocation across the organization. A financial plan highlights area of excessive spending, कहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है ये बात चेक करना, कहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम है हमारा, allowing corrective actions to improve the overall efficiency, और ये सब ठीक करने में हेल्प करता है, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी पढ़े, इंश्योरेंस लेंगे हम लोग। नेक्स्ट बैलेंसिंग फ्लो ऑफ फंड्स, तो रीजनेबल बैलेंस मेंटेन करना बिटवीन द आउटफ्लो ऑफ फंड्स एंड द इनफ्लो ऑफ फंड्स। क्लियर है, तो बहुत सारा चीज पढ़ा हुआ था इसमें और बाकी नया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है बजट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस एंड बजट टॉपिक था, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस तो खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक आता है बजट। ठीक है, बजट जो होता है बेसिकली फ्यूचर के बारे में प्लान बनाना। अब वो जरूरी नहीं है कि पैसा से रिलेटेड होगा, है ना, कोई भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, जैसे परचेज से रिलेटेड, प्रोडक्शन से, रॉ मटेरियल से, ह्यूमन रिसोर्स से, कोई भी चीज का बजट बन सकता है। तो बजट बेसिकली फ्यूचर के बारे में एक प्लान बनाना, एक रोड मैप बनाना इन नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद उसके हिसाब से काम करना और ईयर के एंड में देखना कि जैसा हम सोचे थे वैसा हुआ कि नहीं। दिस इज द बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बजट। क्लियर, देखना बजट इज अ प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक गिवन पीरियड के लिए, which provides a standard for comparison with the results actually achieved। ठीक है, तो आज हम एक बजट बनाएंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे और फिर देखेंगे कि जो हम बजट बनाए थे वो बजट के हिसाब से काम हुआ या फिर नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है नीड फॉर बिजनेस बजटिंग। बिजनेस बजटिंग का नीड क्या? पहला यूज ऑफ फंड्स, इट हेल्प्स टू हैव इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पैसा को सही तरीके से यूज करने में हेल्प करता है। सेकेंड, इट इज अ पावरफुल टूल फॉर द मैनेजमेंट फॉर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है बजटिंग। ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, द आइडियाज ऑफ टॉप मैनेजमेंट्स आर गिवन द शेप ऑफ अ बजट एंड आर पास ऑन टू द सबऑर्डिनेट्स। जो भी टॉप मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है उसको बजट के फॉर्म में लाता है और उसको कम्युनिकेट करता है टू द लोअर मैनेजमेंट। जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हम प्लान करेंगे कि इस साल हम 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो ये हमारा बजट हुआ 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना, दिस इज अ बजट। राइट, नेक्स्ट टीम वर्क, हेल्प करता है सबको मिलजुल के काम करने में, हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, हम प्लान बनाए थे कि 1000 यूनिट्स बनाएंगे, एक्चुअल में 800 बना, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तो ये पता चलेगा कि कितना कम यूनिट्स बना है। राइट, नेक्स्ट इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द एक्चुअल अकम्प्लिशमेंट विद द स्टैंडर्ड्स एंड डेविएशन, और उससे पता चलेगा डेविएशन कितना हुआ, 200। डेविएशन का मतलब कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, तो स्टैंडर्ड था 1000,
एक्चुअल 800, तो कितना यूनिट कम बना? 200। दिस इज डेविएशन, इसको डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। तो डेविएशन कैलकुलेट करने से मोटिवेट करेगा हमको कि आने वाले दिनों में, आने वाले ईयर्स में डेविएशंस ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बजट। ये बहुत सिंपल है, जो उसका नाम है वही उसका काम है, ठीक है। सेल्स बजट, सेल्स के रिलेटेड बजट बनाना, क्या कितना बेचेंगे, कब बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, कितने प्राइस पे बेचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रोडक्शन बजट, कितना प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। पर्सनल बजट, पर्सनल बजट बेसिकली कितना लेबर लगेगा, या कितना हमारा प्रोडक्शन का बजट है, कितना सेल्स बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कितना, सब मिला के कॉल्ड एज पर्सनल बजट। नेक्स्ट परचेज बजट, रॉ मटेरियल कितना खरीदना है। प्लान यूटिलाइजेशन बजट, कितना हमारा प्लान कैपेसिटी है और कितना हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ठीक है। कितना काम, कितना घंटा काम करना है या कितना यूनिट्स बनाना है, ये सब के बारे में प्लान बनाना, ठीक है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट, मैन्युफैक्चरिंग में कितना रुपए का खर्चा होगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो तीनों पॉइंट एक ही है, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, तीनों में हम खर्चा के बारे में बजट बनाते हैं। अलग अलग खर्चा है, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग, ये हो गया ऑफिस, और ये हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बिजनेस एथिक्स। एथिक्स हमको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये डिसाइड करना इज कॉल्ड एज एथिक्स। क्लियर है? देखना क्या क्या एथिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। पहला, कोड ऑफ कंडक्ट, ये हमको बताता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमको पता चलता है एथिक्स से, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज, बिजनेस एथिक्स हमेशा किसके हिसाब से होता है? सोसाइटी में क्या चीज सही और क्या चीज गलत है। जो मोरली सही है वो एथिकल है, जो मोरली सही नहीं है, सोशली सही नहीं है, वो अनएथिकल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सारे सोशल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि हमारे कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, क्रिएटर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर, इन सब का ध्यान रखना इज बेसिकली बिजनेस एथिक्स, राइट। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ बेसिस फ्रेमवर्क, इट कंस्ट्रक्ट सोशल, legal, cultural, economical and other limits in which a business must operate. Clear? Next, voluntarily, mandatory नहीं होता है एथिकल होना, ये तो अपना इच्छा है, ठीक है, कोई रूल थोड़ी है एथिकल बनो बोल के, ये तो वॉलंटरी अपनी इच्छा है, हमारा मर्जी है तो हम एथिकल बनेंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग एथिकल होंगे वही ज्यादा दिन तक बिजनेस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस, एथिकल होने के लिए कुछ एसोसिएशंस, गाइडेंस का जरूरत है और उस वो एथिकल बिहेवियर प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स का मतलब पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस, एथिक्स का मीनिंग अलग अलग होगा। क्लियर? एक नया कॉन्सेप्ट है, डेवलप कंट्रीज में ज्यादा फोकस है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में भी धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। गवर्न बाय द प्रिंसिपल्स, जो भी हम रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स बनाएंगे वो सब गाइड करेगा एक बिजनेसमैन को एथिकल होने में, राइट। नेक्स्ट, डायनामिक इन नेचर, बदलता रहता है सिचुएशन के हिसाब से, ये सब बदलता रहता है, ठीक है। मेंटेन हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब होता है सबके साथ सेम बिहेवियर दिखाना, बिजनेसमैन, पब्लिक, कस्टमर, ओनर, इन्वेस्टर के साथ सही बिहेवियर दिखाए, दैट इज हार्मोनी, राइट। रिलेटेड टू ह्यूमन एस्पेक्ट, सारे ह्यूमन बींग्स से अच्छे से डील करना, जो भी ह्यूमन बींग्स है, जैसे कि हमारे कस्टमर हो गए, सप्लायर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज हो गए, गवर्नमेंट हो गया, सोसाइटी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेटर देन लॉ, एथिक्स प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंस टू पर्संस एंड सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, ठीक है। कोई लॉ नहीं है एथिक्स, है ना, बट एथिक्स लॉ से भी बड़ा है। अगर हम एथिकल नहीं है तो हो सकता है कि लॉन्ग रन में हमारा बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नीड या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये तो बहुत इजी है ना। देखना, सबसे पहला
हेल्प करता है बिजनेस का हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में। जो बिजनेस एथिकल होगा उसका मार्केट में हाई स्टैंडर्ड्स होगा, उसका मार्केट में बहुत ज्यादा गुडविल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सोशल एंड एनवायरमेंटल कमिटमेंट। बिजनेस एथिक्स दिखाता है कि हम सोसाइटी के तरफ, एनवायरमेंट के तरफ, सबके तरफ कमिटेड है, हम उन पे ध्यान देते हैं, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, हम उन पे फोकस करते हैं। राइट। नेक्स्ट, हेल्प करता है हमको क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करने में, और क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस ऑफर करेंगे तो बिजनेस ज्यादा दिन तक चलेगा। फेयर कंपटीशन, इट प्रोवाइड्स इंटीग्रिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि हेल्प करता है एक फेयर कंपटीशन लाने में इन द मार्केट। लास्ट, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे टू द मैनेजमेंट, कस्टमर, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, सबको। राइट। नेक्स्ट, प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, it understands the ethical practice and success in business, enjoys good public image, goodwill बढ़ेगा, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगा, सप्लायर इन्वेस्टर्स भी खुश रहेंगे। राइट। सेल्फ डिफेंस, बिजनेस एथिक्स हेल्प करता है हमको कि हम सेल्फ डिफेंस कर सके, मतलब लॉ हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। अगर हम एथिकल है तो कोई भी लॉ हमारा कुछ भी नहीं कर सकेगा, कोई भी लॉ के अगेंस्ट हमको कोई भी पेनल्टीज या कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। राइट। रिपोर्टिंग द वायोलेशन, अगर कोई भी एथिकल नहीं है तो उसको हमको रिपोर्ट करना चाहिए। राइट। एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एथिकल का मतलब ये भी है कि हम सही फाइनेंशियल प्रोजेक्शन दिखाएं, हम जो हमारा बैलेंस शीट है, हमारा एसपीएल है, वो सही दिखाएं, कुछ भी उसमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना हो। राइट। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स कहाँ से आता है? तो बिजनेस एथिक्स 3 जगह से आता है। पहला हमारा रिलीजियन से, सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है। हमारा रिलीजन इंस्पायर करता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है डिसाइड करने में। राइट। दूसरा, हमारा कल्चर, हम जो सोसाइटी में रहते हैं उनका वैल्यूज, रूल्स, बिलीफ, स्टैंडर्ड्स, ये सब हेल्प करता है डिसाइड करने में क्या सही है और क्या गलत है। और तीसरा आता है लॉ, अगर हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं मतलब हम एथिकल है, और अगर हम लॉ को फॉलो नहीं कर रहे मतलब हम अनएथिकल हुए। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है एथिकल इश्यूज इन एंटरप्राइज, इन एंटरप्रेन्योरशिप। एक बिजनेस में क्या क्या एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, तो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। जैसे कि पहला हो गया डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना कोई भी बेसिस पे, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, सेक्स हो, लैंग्वेज हो, नेशनैलिटी हो, कोई भी बेसिस पे अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। सेकेंड आता है हैरेसमेंट, कोई भी बेसिस पे हैरेसमेंट करना, कोई भी अनवेलकम बिहेवियर दिखाना। अब हैरेसमेंट कोई भी तरीके से हो सकता है, गलत रिमार्क्स देना रिलीजन के ऊपर, सेक्स के ऊपर, एज के ऊपर, डिसेबिलिटी के ऊपर, फिजिकल कांटेक्ट करना, ये सब हो गया एक प्रकार का हैरेसमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो आज के दिन में आते हैं। ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को इन सब के ऊपर ध्यान रखने का जरूरत है। नेक्स्ट, अनएथिकल अकाउंटिंग, गलत अकाउंटिंग करना, गलत प्रॉफिट्स दिखाना। ठीक है। जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है दिखाना, ये सब हो गया अनएथिकल अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है फेवरेटिज्म, किसी को फेवरेट, किसी को ज्यादा अच्छा ट्रीट करना। हमारे फैमिली मेंबर्स हैं तो उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना, है ना, बाइज्ड होना, फेवरेट्स, किसी को फेवरेट मान के उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना, ज्यादा बेनिफिट्स देना, दिस इज फेवरेटिज्म। ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यूज हैं जो एक बिजनेस में होते ही हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है तुम्हारा मैनेजमेंट ऑफ एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज को हम कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है। सबसे पहला हो गया, हम ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज बनाएंगे। तो कंपनी पॉलिसीज बनाएगा रिलेटेड टू व्हाट इज एथिकल एंड व्हाट इज अनएथिकल। राइट। नेक्स्ट, मॉनिटर्स इंफॉर्मेशन, वर्कर्स का इंफॉर्मेशन को ट्रैक करेंगे, इससे पता चलेगा कि कौन एथिकल है और कौन अनएथिकल है। राइट। नेक्स्ट, प्रोवाइड ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम हम ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे उनको पता चलेगा क्या चीज एथिकल होता है और क्या चीज अनएथिकल है। अगर अनएथिकल कोई चीज हो रहा है तो क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट, साइन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, दे कैन रिक्वायर वर्कर्स टू साइन, हम वर्कर के साथ साइन करेंगे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, मतलब हमारा कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वर्कर जो है हमारे कॉम्पिटिटर्स को नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट, ओनर का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है बिजनेस में, अगर ओनर डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस बढ़ेगा, राइट। रिवॉर्ड, जो एथिकल है उसको हम अगर रिवॉर्ड देंगे तो उससे लोग एथिकल होने का कोशिश करेंगे, राइट। और इंटरनल ऑडिट, टाइम टू टाइम चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं, डबल चेकिंग करेंगे हर चीज का, जिससे पता चलेगा कोई भी चीज अगर अनएथिकल हो रहा है तो पता चलेगा ये अनएथिकल है। क्लियर है ये। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं इसको आईपीआर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली एक टाइप का इंटेंजिबल एसेट है जो कि हेल्प करता है किसी भी बिजनेस को, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया सपोज गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ठीक है, कॉपीराइट, नो हाउ, ठीक है, ये सब हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंटेंजिबल एसेट्स होता है जो कि देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करता है हमारे बिजनेस को पैसा कमाने में। जैसे कि गुडविल हो गया, हेल्प करता है बिजनेस को पैसा कमाने में। ट्रेडमार्क हो गया, हमारा ब्रांड का जो ट्रेडमार्क होता है, जो लोगो होता है। पेटेंट्स हो गया, कोई भी काम को करने का तरीका हो गया, कोई इन्वेंशन हो गया। कॉपीराइट हो गया, जैसे कि कोई बुक लिखे हम, कोई म्यूजिक लिखे हैं, कोई लिरिक्स लिखे हैं, कोई ऑथर अपना स्टोरी लिखा है, तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स करवा सकते हैं, मतलब रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे कोई दूसरा पर्सन इसको कॉपी ना कर सके, ठीक है। देखना, इट इज सिस्टम टू यूटिलाइज द ब्रांड नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑनगोइंग सपोर्ट इन अ फ्रेंचाइज बिजनेस। तो हमारे में जो आईपीआर दिया हुआ है, जो सबसे यूजफुल आईपीआर है वो है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है एक, जो जैसे डोमिनोज का फ्रेंचाइजी लिया हम, फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, जो कंपनी है वो अलाउ करता है उसके नाम पे हमको ऑपरेट करने में, उस कंपनी का गुडविल, उसका ट्रेडमार्क, उसका लोगो, उसका पेटेंट्स हम यूज कर रहे हैं और उसके नाम से हम बिजनेस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी, राइट। तो फ्रेंचाइजी क्यों लिया जाता है, देखना, क्योंकि फ्रेंचाइजी अगर हम लेंगे तो एक सक्सेसफुल ब्रांड आइडेंटिफिकेशन बनेगा। आज मैं खुद का पिज्जा का दुकान खोलूं तो उतना नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं डोमिनोज का पिज्जा का फ्रेंचाइजी लूं तो हाई चांसेस है चलने का। क्यों? क्योंकि मुझे डोमिनोज का ब्रांड नेम मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सक्सेसफुल मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस। डोमिनोज ऑलरेडी सक्सेसफुल है, मैं करूंगा, क्या पता पिज्जा बना पाऊं नहीं बना पाऊं, अच्छे से चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, लेकिन डोमिनोज ऑलरेडी सक्सेसफुल है, अगर मैं उसका फ्रेंचाइजी लेता हूं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरा भी बिजनेस यहाँ पे अच्छे से चलेगा। क्लियर है। प्लस हमको सपोर्ट मिलेगा मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, जो फ्रेंचाइजी हमारा जो फ्रेंचाइजर है वो हेल्प करेगा फ्रेंचाइजी को मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इससे ओवरऑल बिजनेस को चलाना आसान होगा एज कंपेयर टू अगर हम खुद का आउटलेट खोले खुद के नाम से, तो उसको चलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इसको चलाना थोड़ा इजी होगा, ठीक है। देखना क्या क्या वर्ड्स यूज होता है फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर, ठीक है। पहला, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी एक अधिकार है कि हम दूसरों का प्रोडक्ट, दूसरों का सर्विसेज उसके नाम से यूज करके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक बिजनेस करेंगे, ठीक है। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, जो रिटर्न एग्रीमेंट एंटर होगा बिटवीन द फ्रेंचाइजर एंड द फ्रेंचाइजी इज कॉल्ड एज द फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। फ्रेंचाइजी मतलब जिसको अधिकार मिला है, दैट इज फ्रेंचाइजी, और जो मालिक है कंपनी, जो अधिकार दिया है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेंचाइजर। जैसे यहाँ पे मेरे एग्जांपल में जो डोमिनोज है, डोमिनोज फ्रेंचाइजर है, और मैं जो उसका फ्रेंचाइजी का आउटलेट लिया हूं, मैं क्या हूं, मैं फ्रेंचाइजी हूं। क्लियर है। तो दो वर्ड हो गया, एक हो गया फ्रेंचाइजर और दूसरा हो गया फ्रेंचाइजी। इनके बीच में जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। क्लियर है ये। नेक्स्ट, क्या क्या टाइप का फ्रेंचाइजी होता है, देखना, टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज अरेंजमेंट। पहला,
ट्रेड नेम फ्रेंचाइजी, दिस फ्रेंचाइजी बाइज द राइट टू यूटिलाइज द ट्रेड नेम, हम सिर्फ सामने वाले का नाम को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, द फ्रेंचाइजी टू सेल पर्टिकुलर आर्टिकल्स अंडर द ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क ऑफ द फ्रेंचाइज थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हम दूसरों का नाम भी यूज करेंगे, उसके प्रोडक्ट उसके सर्विसेज भी हम बेचेंगे, ठीक है। प्योर फ्रेंचाइजिंग, यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ कंप्लीट बिजनेस फॉर्मेट इंक्लूडिंग लाइसेंस फॉर अ ट्रेड नेम, नाम भी यूज करेंगे, प्रोडक्ट सर्विसेज भी बेचेंगे, उसी के जैसा आउटलेट खोलेंगे, उसी के जैसा ऑपरेट करेंगे, वैसा ही मार्केटिंग करेंगे और वही क्वालिटी मेंटेन करेंगे। जैसे डोमिनोज है, डोमिनोज अगर फ्रेंचाइजी देगा तो वो कौन सा फ्रेंचाइजी देगा, प्योर फ्रेंचाइजी। वैसे तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं कि जो डोमिनोज है वो फ्रेंचाइजी देता भी नहीं है, जुबिलियन फूड प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी है इंडिया में जो सारे डोमिनोज का आउटलेट को मैनेज करती है, ठीक है। तो वी कैन नॉट गेट अ फ्रेंचाइजी ऑफ द डोमिनोज, में तो एग्जाम्पल के लिए बताया, डोमिनोज का फ्रेंचाइजी नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता टॉपिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। आज हम सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं, सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो हमारा कुछ जिम्मेदारी बनता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शनल था, अभी मैंडेटरी कर दिया गया है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। Now CSR is mandatory, right? Second, multiple stakeholders orientation. Stakeholders मतलब बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, सोसाइटी, इन सब को मिला के बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो एक कंपनी सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स के लिए पैसा नहीं कमाएगा, कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स के लिए काम करेगा। स्टेक होल्डर्स का मतलब है जितने भी लोग जो हैं बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या जिनको भी बिजनेस से फर्क पड़ता है, उन सब लोगों को ये इंपैक्ट करेगा, उन सब का ध्यान रखेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर सोशल एंड इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स द सोसाइटी कि वो रेस्पॉन्सिबल रहे, ठीक है। सीएसआर प्रमोट करता है प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज। जब भी हम बिजनेस करें तो हम सही प्रैक्टिसेस, सही वैल्यूज से बिजनेस करें, ये है सीएसआर, ठीक है। परवेसिव एक्टिविटी, सीएसआर इज ए परवेसिव एक्टिविटी बिकॉज इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजर। परवेसिव मतलब सबका जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, दैट इज परवेसिव, ठीक है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, एक बार का काम नहीं है, हमेशा सक्सेसफुल एंटरप्राइज रेगुलर बेसिस पे सीएसआर करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो कंपनी सोशली रेस्पॉन्सिबल होगा लॉन्ग रन में वो बिजनेस चलेगा, और लॉन्ग रन में बिजनेस चलेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ सीएसआर। सबसे पहला बिजनेस एथिक्स, it deals with the value based and ethical business practices adopted by the company such as honesty, trust, respect, fairness। ये सब अपने पॉलिसीज प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करना, उसको इंप्लीमेंट करना इज बेसिकली सीएसआर, ठीक है। तो एथिक्स और सीएसआर एक जैसा ही है, अगर हम एथिकल हैं तो हम कहीं ना कहीं सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट, गुड प्रैक्टिसेस। सीएसआर इंक्लूड गुड प्रैक्टिसेस सच एज, सीएसआर में आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, डाइवर्सिटी, सब टाइप के लोगों को काम पर रखना, जेंडर पॉलिसी, कोड एंड कंडक्ट एंड गाइडलाइंस, ठीक है, हेरेसमेंट को कम करना, रिडक्शन करना, हेरेसमेंट को प्रिवेंट करना, हेरेसमेंट को, ये सब आता है सीएसआर के अंदर, राइट। नेक्स्ट, कम्युनिटी, it is a significant stakeholders in which company operates. It involves direct interaction through funding and other support. It facilitates in delivering a community focused CSR strategy. Community मतलब सोसाइटी के तरफ रेस्पॉन्सिबल होना। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रूल्स रेगुलेशंस बना रहा है, सारा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, ट्रांसपेरेंसी लाना, ठीक है, ये सब आता है अंडर सीएसआर। नेक्स्ट, कस्टमर। कस्टमर के तरफ सही क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज देना कस्टमर को, जिससे कस्टमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके। नेक्स्ट,
एम्प्लॉय से रिलेटेड, लेबर रिलेशन, हेल्प करना एम्प्लॉयज को सब कामों में, सेफ्टी एंड हेल्थ का ध्यान रखना एम्प्लॉयज का, आसानी से उनको इजियर रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखना, एम्प्लॉयज को रिटेन करना, ठीक है, ये सब हमको हेल्प करेगा। अगर हम CSR करते हैं, अगर हम कॉर्पोरेटली सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमारे एम्प्लॉय ज़्यादा दिन तक हमारे पास काम करेंगे, और ज़्यादा दिन तक हमारे पास काम करेंगे तो हमको ज़्यादा नए लोगों को नहीं रखना पड़ेगा, तो हमारा कॉस्ट बचेगा, जो नया रिक्रूटमेंट करते हैं उसका खर्चा बचेगा, राइट। नेक्स्ट, सप्लाई चेन। The business processes of the company involves its processes and operation done by the entire supply chain involved in the business. Supply chain मतलब जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हमारे सप्लायर्स हो गए, हम सप्लायर सामान खरीदते हैं, आगे बेचते टू द कस्टमर, इन सब के तरफ फेयर डीलिंग रखना, किसी को भी चीट ना करना, दैट बेसिकली कम्स अंडर CSR। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो आता है वो आता है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस। अलग अलग लॉ के बारे में दिया हुआ है, इसमें डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, थोड़ा इसको रटना पड़ेगा, क्या लॉ में क्या रूल्स है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा खुद से, ठीक है। जैसे पहला है फैक्ट्रीज एक्ट। तो फैक्ट्रीज एक्ट किस किस चीजों के बारे में है वो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि हेल्थ के बारे में है वर्कर का, वर्कर के सेफ्टी के बारे में है, वर्कर के वेलफेयर के बारे में है, और कितना आवर्स काम करेगा उसके बारे में दिया हुआ है। बेसिकली ये बताता है बच्चों के बारे में कि पर्सन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज, उसको चिल्ड्रन बोला गया है और उनको काम पर रखना मना है। क्लियर है ये? और वर्किंग आवर्स अगर चाइल्ड हम रख रहे हैं, है ना, कुछ केसेस में रख सकते हैं, अगर रख रहे हैं तो 4.5 घंटा का टाइम मैक्सिमम है, स्प्रेड ओवर 5 ईयर्स, एंड नॉट अ 2 शिफ्ट, 2 शिफ्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट, ऐसे अलग अलग एक्ट के अंदर अलग अलग रूल्स है, थोड़ा रटना पड़ेगा इसको, बार बार मैं बोल रहा हूँ यही बात। यहाँ पे चिल्ड्रन का डेफिनेशन देखो, लर्न करना पड़ेगा, वहाँ 14 ईयर्स था फैक्ट्रीज एक्ट में, लेकिन यहाँ 15 ईयर्स है, ठीक है। कोई और एक्ट में कुछ और भी हो सकता है। तो ये वाला जो लॉ है, ये चिल्ड्रन एक्ट ये बताता है कि बच्चों को कौन सा काम हम करवा सकते हैं, कौन से एज में करवा सकते हैं, कौन से एज में के बाद ही करवा सकते हैं, उससे पहले नहीं करवा सकते, ये सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये बताएगा कि कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करना चाहिए, कितना का इंश्योरेंस करेंगे, किसका इंश्योरेंस करेंगे, ये सब के बारे में यहाँ पे गिवन है। क्लियर है ये? सिमिलरली ऐसे ही अलग अलग जो एक्ट है, अलग अलग चीजों के बारे में दिए हुए हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड का एक्ट है, ये बताता है कि कितना पैसा कंपनी जो है एम्प्लॉय का शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करेगा, जो कि क्या काम आएगा फ्यूचर में, ओल्ड एज में जब एम्प्लॉय रिटायर करेगा तो उसको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा। क्लियर है? तो थोड़ा रटना पड़ेगा तुमको, मैं नोट्स दिखा देता हूं, तुम लर्न कर लेना इसको, क्या क्या पॉइंट्स है इसमें। डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो अपलोडेड है, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ डिटेल वीडियो अपलोडेड है। बाकी तुम अगर समराइज वे में पढ़ना चाहो तो यहाँ से तुम नोट्स देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, वेजेस एक्ट हो गया, ये बताता है कितना वेजेस होना चाहिए एम्प्लॉयज का, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारा मिनिमम वेज एक्ट, ये बताएगा कि एम्प्लॉय का मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए, उससे कम में हम काम में नहीं रख सकते उसको। नेक्स्ट आता है बोनस एक्ट, जो बताएगा कि कितना दिन का बोनस एम्प्लॉय को मिलेगा, अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है तो उसको कितना बोनस मिलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है तुम्हारा वर्कर्स कंपेंसेशन एक्ट, अगर कोई भी इंजरी हो जाता है वर्कर्स को ड्यूरिंग द वर्क पीरियड तो उसको कैसे कंपेंसेशन, कितना कंपेंसेशन मिलेगा। नेक्स्ट आता है ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है वैसे ग्रेच्युटी का भी पैसा मिलेगा। ग्रेच्युटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ग्रेच्युटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। क्लियर है ये? तो ग्रेच्युटी कितना मिलेगा मैं तुमको बता देता हूं, देखो 15 डेज ऑफ द लास्ट ड्रॉन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स। जैसे कि सोच लो एक महीना का सैलरी सोच लो 10,000 है, ठीक है, तो उसका 15 दिन का सैलरी का पैसा मिलेगा पर ईयर,
मल्टीप्लाइड बाय जितना ईयर काम किया, सोच लो 17 साल काम किया इंटू 17 ईयर्स। सोच लो 10,000 पर मंथ है, तो मैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए बता देता हूँ 15 दिन का कितना होगा, आधा कर देता हूँ, रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो एग्जैक्ट क्या होता है 10,000 इंटू 15/26 होता है, नंबर ऑफ डेज 26 लेते हैं, बट मैं ऐसे ही रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आधा महीना कितना हुआ 5,000 हुआ, 10,000 पर मंथ मतलब हाफ का 15 दिन का 5,000 17 साल के लिए, तो 5,000 इंटू 17 ये हो गया उसका ग्रेचुटी का अमाउंट जो उसको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा लीगल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस। लीगल स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में ऑलरेडी अपलोडेड है, यहाँ पे मैं एक ओवरऑल तुमको बता दिया, बट थोड़ा कोशिश करना लीगल स्ट्रक्चर को याद रखने का, कौन से एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं, कितना परसेंट है, कितना ईयर्स है, कहाँ पे, ये सब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2। मैं होप करता हूँ कि यूनिट नंबर 2 अच्छे से वन शॉट में क्लियर हुआ होगा। बाकी डिटेल वीडियो जरूर से देखना, डिटेल वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि डिटेल वीडियो के बिना एग्जाम अच्छा करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये तो एक समराइज्ड वे में बताया हुआ है, सब कुछ हो सकता है इसमें कवर्ड भी ना हो, थोड़ा बहुत जो टॉपिक से ऊपर ऊपर से कवर्ड है, बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है तो तुम वन शॉट वीडियो तो देख लो समराइज वे में, लेकिन डिटेल वीडियो जरूर से देखो, वहां पे और कॉन्सेप्चुअली वहां पे क्लैरिटी मिलेगा। क्लियर है। तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, बाकी यूनिट्स का वन शॉट वीडियो अपलोड करेंगे। यूनिट नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड बाय बाय।